ये याकूजा माफिया अनजाने में एक एनजीओ वर्कर को मारकर अपने जीवन की सबसे भारी गलती कर देते हैं, क्योंकि जिसको उन्होंने मारा था वो एक ब्रूटल वॉर से लौटे एक खतरनाक डेडली सोल्जर की सगी बहन थी, जिसने ऑलरेडी अपने साथियों को वॉर में खो दिया था, जिनकी मौत का गुस्सा भी वो उन्हीं याकूजा माफिया पर निकालने वाला था। दरअसल ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ जब जॉन नाम का एक एक्स मरीन सोल्जर अपने साथियों की मौत से डिप्रेशन में आकर उन सबको याद कर रहा था, और उन सबको याद करते हुए वो खुद भी जान देना चाहता था। तब वो अपने सामने रखे 3 ग्लासेस में विस्की डालता है, जिसमें से एक को तो उसने नॉर्मल छोड़ दिया, दूसरे में एक गोली डाल दी और तीसरे में 2 गोली। मौत का खेल खेलने के लिए वो उन ग्लासेस पर अपने मरे हुए साथियों के नाम गिनना चालू करता है और 2 गोली वाले ग्लास पर उसकी गिनती खत्म होती है। उस ग्लास की विस्की पीने के बाद जॉन उन्हीं 2 गोलियों को अपनी रिवॉल्वर में डालकर खुद को शूट करता है, लेकिन आज शायद यमराज छुट्टी पर है, क्योंकि किस्मत से गोली नहीं चलती। अब वो दिन भर रूम में शराब पीता रहता है और आज उसका शराब का स्टॉक खत्म हो गया था, इसलिए वो बाहर मार्केट से शराब लेने के लिए जाता है। शॉप में जब वो सामान को ध्यान से देख रहा था तभी अचानक से 2 चोर शॉप में घुस आए। उनमें से एक चोर ने जॉन के ऊपर गन पॉइंट कर दी। तब जॉन बिना किसी डर के उस चोर से कहता है कि उसे पेट पर निशाना नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत ही बेकार तरीका है, और अगले ही पल में वो उस डाकू की गन पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे सीने या फिर सर पर निशाना लगाना चाहिए था। ये देखकर गनमैन थोड़ा झिझकता है और उस एक ही पल में जॉन उन दोनों चोरों को ठिकाने लगा देता है। लेकिन जैसे ही ये सब खत्म हुआ तब जॉन का ध्यान उस शॉप में नहीं होता। उसकी आंखों के सामने जंग की यादें दौड़ने लगी थी, जैसे वो उसे डुबा देने के लिए आ रही हो। उस रात जॉन के लिए सोना नामुमकिन सा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज उसकी छाती पर चढ़कर उसे रोंद रही हो। तब वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी कठोर ट्रेनिंग से इन यादों को भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रह जाती हैं। तब वो और ज्यादा गुस्से में आकर दीवार पर जोर से पंच मारने लगा। वो तब तक मारता है जब तक उसके नकल से खून नहीं बहता। अब सुबह होती है, लेकिन जॉन अभी भी दिन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। फिलहाल अभी उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी हैंगओवर में हो और मुश्किल से ही वो सीधा हो पा रहा था। उसी दौरान गेट पर जोर जोर से कोई दस्तक देता है। गेट खोलने पर वो देखता है कि उसकी बहन सिंडी खड़ी है, जिसे आज उसे एयरपोर्ट से पिकअप करने जाना था, लेकिन रात के हैंगओवर की वजह से वो इस बात को भूल चुका था। साथ ही वो उसे देखकर हैरान भी नहीं होता, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि वो खुद ही आ जाएगी। सिंडी उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए एक दोस्त की शादी में आई है, जिसके बाद वो वापस से ब्राजील लौट जाएगी। साथ ही वो उसे बताती है कि वो ब्राजील में कुछ खतरनाक इलाकों में काम कर रही है और चैरिटी के जरिए कुछ बदलाव लाने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि जॉन को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन अपनी बहन से बहस करना उसके लिए बिल्कुल बेकार था। सिंडी जाने से पहले जॉन की दवाइयों को चेक करती है, वो दवाइयां जो उसकी मानसिक हालत को ठीक करने में जॉन की मदद कर रही थी। लेकिन ठीक से चेक करने पर सिंडी को पता चलता है कि जॉन ने इन दवाइयों को च्युइंगम से बदल दिया है। सिंडी सर हिलाते हुए वहां से चली जाती है और फिर कुछ दिनों के लिए फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ दिन बाद हम ब्राजील के 2 ऑफिसर्स कैटरीना और पाउलो को देखते हैं, जिन्हें बीच के पास सिंडी बहुत ही गंभीर हालत में मिली। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से वार किया हो। ये खबर सुर्खियों में काफी तेजी से फैलती है, क्योंकि सिंडी यूएस की रहने वाली थी और फिलहाल वो ब्राजील में थी, और जल्दी ही ये खबर जॉन को भी मिल चुकी थी। अब जॉन अपनी बहन की खबर मिलने के बाद बिना वक्त गवाए पहली फ्लाइट से ही रियो डे जेनेरियो पहुंच जाता है। इस दौरान हम 2 ऑफिसर्स को और देखते हैं, जिनका नाम टियागो सेंटो और उसका पार्टनर कार्लो बरारो फेवेला में हथियारबंद स्मगलर्स का पता लगाने में लगे हुए थे। तभी कैटरीना और पाउलो भी उनके पास पहुंच गए। कैटरीना को सेंटो की हिंसक तरकीबें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे डांटते हुए कहती है, तुम अपने तरीके से ज्यादा ही काम कर रहे हो और संदिग्धों पर क्रूरता दिखा रहे हो। लेकिन सेंटो को किसी की भी आलोचना सहन नहीं होती। वो अपनी सफाई देने के बजाय कैटरीना को ही डराने लगा। वो उससे कहता है, तुम्हारी नरमी ही हमारे इलाके में बढ़ते अपराध का कारण है, और ये अपराध एक अमेरिकन नागरिक की जान लेने के करीब पहुंच चुका है। और जैसे ही वो अपनी बात खत्म करने वाला होता है कि तभी वहाँ एक लोकल व्यक्ति सेंटो को पत्थर मार देता है। सेंटो के पत्थर लगते ही दोनों पक्ष अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। वहाँ का माहौल एकदम से युद्ध के मैदान में बदल गया। लेकिन जैसे ही सेंटो को यह एहसास हुआ कि स्थानीय लोगों की संख्या उनसे ज्यादा है, तब सेंटो एक कदम पीछे हटता है और उन्हें एक ऑफर देता है कि क्यों न उन्हें एक मुकाबला करना चाहिए, जिसमें वो अपने सबसे ताकतवर लड़ाके को उनसे लड़ने के लिए आगे करें। तब स्थानीय लोग अपने बीच से सबसे मजबूत लड़ाके कैबो को चुनते हैं, और इधर सेंटो अपने साथी बरोरो को उसके खिलाफ खड़ा करता है। साथ ही कहता है कि अगर बरोरो हारता है तब पुलिस बिना किसी गिरफ्तारी के वहां से वापस चली जाएगी। जिसके बाद लड़ाई शुरू होती है और बरोरो, जो काफी ताकतवर था, वो ज्यादा देर तक उससे लड़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और पूरी ताकत से अपने विरोधी को थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है, जो देखने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग चुप हो गए। लेकिन फिर अचानक सेंटो जोर से हंसने लगा और उनसे कहता है, हम और हमारे लोग जब चाहे यहाँ वापस आ सकते हैं। अब जैसे ही सेंटो और उसके साथी वहाँ से जाने लगते हैं, तब स्थानीय लोग उन्हें नफरत भरी नजरों से घूरने लगे, जैसे वो कोई बहुत बड़ी गलती कर गए हो। लेकिन सेंटो को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने काम में लगा रहता है, और ये बात उसके अंदर की गहरी सोच को दर्शाती है। इसी दौरान जॉन ब्राजील पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर अमेरिकन एम्बेसडर मैनी रेडली उसका स्वागत करता है। मैनी जॉन का एक पुराना दोस्त है और साथ ही एक एक्स सोल्जर भी।
जॉन ने उसके साथ काफी लड़ाइयां भी लड़ी थी। जिसके बाद वो दोनों एक साथ हॉस्पिटल जाते हैं, जहां जॉन अपनी बहन सिंडी को कोमा की हालत में देखता है। उसे देखकर जॉन के दिल की हालत बदल गई और वो सिंडी की बेहोशी में खुद को खो देता है। उसकी आंखों के सामने वो खौफनाक युद्ध की यादें तैरने लगती हैं, लाशों के ढेर, खून से सनी रेत और गोलीबारी के बाद की डरावनी शांति। तभी सेंटो भी वहां आ गया और जॉन को बताता है कि फेबेला बहुत ही खतरनाक जगह है और यहाँ अपराधियों ने अपना गढ़ बना रखा है। तब मैनी जॉन को बताता है कि वो इस केस का लीड डिटेक्टिव है। साथ ही वो जॉन को शांत रहने की भी सलाह देता है, क्योंकि उसे पता था जॉन किसी की भी नहीं सुनता है। सेंटो, जो बिना वक्त को बर्बाद किए अपना काम करने में लगा रहता है, वो जॉन से कहता है कि फेबेलास टूरिज्म के लिए नहीं है। कुछ देर बाद सेंटो और जॉन फेबेला की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में सेंटो बताता है कि यहाँ के बच्चे अगले पीढ़ी के अपराधी बनेंगे। उस दौरान जॉन को महसूस होता है कि उससे हर जगह वॉर दिखाई दे रहा है और न सिर्फ उन जगहों पर जहाँ लड़ाई चल रही हो। तब दोनों एक बात पर एग्री करते हैं कि दुनिया बहुत ही घमंडी हो चुकी है, जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। फेबेलास में जॉन फिर से कैटरीना से मिलता है। जैसे कैटरीना अपनी बातें शुरू करती है, तभी अचानक उन्हें गन शॉट की आवाज सुनाई दी, जो सुनते ही जॉन का सिक्स सेंस तुरंत एक्टिव हो गया। वो बिना सोचे समझे कैटरीना की साइड गन निकाल लेता है, मगर फिर पता चलता है कि ये तो बस एक पुराने ट्रक का बैकफायर था। तब सेंटो चारों तरफ देखते हुए जॉन को भी ध्यान से देखता है और कैटरीना से कहता है कि उसे अपने अमेरिकन मेहमान पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए। सेंटो के जाने के बाद कैटरीना जॉन को फेबेलास की सच्चाई दिखाती है, जहां स्कूल और क्लिनिक अब सरकार से फंड नहीं हो रहे थे। वो उसे बताती है कि यहाँ के ड्रग कार्टेल्स ही उन्हें तनख्वाह देते हैं और इसी वजह से स्थानीय लोग उनकी रक्षा भी करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके पास जो थोड़ी बहुत सुरक्षा है वो भी छिन सकती है। ये सब जानने के बाद जॉन की आंखों में गहरी उदासी आ गई। कैटरीना के लिए एक पुलिस ऑफिसर होना किसी खतरे से कम नहीं था। उसका एक गलत कदम पूरे इलाके को तबाह कर सकता था। इधर हॉस्पिटल में सिंडी की हालत अचानक बिगड़ने लगी थी। जॉन उसके पास ही था। वो जल्दी से नर्स को बुलाने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसे याद आया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही एक औरत डॉक्टर की ड्रेस में सिंडी के कमरे में गई थी और शायद उसी ने ही सिंडी की लाइफ सपोर्ट मशीन्स को डिस्कनेक्ट कर दिया होगा, या फिर किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर जॉन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वो सिंडी के बिस्तर के पास 24 घंटे पुलिस की मौजूदगी की मांग करता है और साथ ही वो अपनी बहन के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में जानने के लिए फेबेलास की तरफ जाने लगा। फेबेला पहुंचने पर वहां उसे कूका नाम का एक लड़का मिलता है, जिसे उसने उस बीच के पास देखा था जहां सिंडी को पाया गया था। अब जैसे ही जॉन ने कूका के गले में सिंडी का नेकलेस देखा, उसे देखकर उसका खून खौल उठा। वो कूका को पकड़कर उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है, लेकिन कूका और उसके दोस्तों ने उल्टा जॉन पर ही हमला कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जॉन उनकी क्या हालत करेगा। वहाँ मौजूद कोई भी इंसान जॉन की टक्कर का नहीं था और लड़ाई कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। कूका अपना आखिरी वार करने के लिए चाकू निकालता है, लेकिन उसका चाकू भी जॉन पर कोई काम नहीं करता और फिर जॉन उसी चाकू को कूका की तरफ घुमा देता है। तब जॉन उसे धमकी देते हुए आखिरी बार सिंडी के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से कूका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालात बहुत गंभीर होती जा रही थी कि तभी कैटरीना वहां आकर स्थिति संभाल लेती है। वो जॉन को समझाती है कि सिंडी और कूका के परिवार के बीच एक गहरी दोस्ती थी और ये नेकलेस सिंडी और उसकी बहन मारिया के बीच दोस्ती का प्रतीक था। कैटरीना उसे बताती है कि कूका की बहन को भी किडनैप कर लिया गया है और अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तब जॉन अपनी गलती मानते हुए उससे सॉरी बोलता है, जिसके बाद कूका जॉन को सिंडी की नोटबुक देता है, जो उसे उन कातिलों तक पहुंचने में मदद कर सकती थी जिन्होंने सिंडी के साथ ये सब किया। उस नोटबुक को चेक करने पर जॉन देखता है कि उसके कुछ पन्ने फटे हुए थे, जो देखने के बाद वो थोड़ा परेशान हो गया। लेकिन उसे उस नोटबुक में कॉन्टेक्ट मिला, एक फोटोग्राफर जिसे सिंडी ने हाल ही में अपने काम के लिए हायर किया था। जॉन बिना वक्त गवाए उसे फोन करके कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। मिलने पर फोटोग्राफर जॉन को बताता है कि सिंडी ने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था, जिसमें फेबेला में बच्चों की खराब जिंदगी को डॉक्यूमेंट करना था। लेकिन ये सब सिर्फ इतना ही नहीं था, सिंडी एक और चीज की भी तलाश कर रही थी। वो रात में सड़कों पर काम करने वाली लड़कियों के गायब होने की जांच कर रही थी। उसे शक था कि इस जांच के कारण उसे खतरा भी हो सकता है, लेकिन वो फिर भी बिना डरे उस पर काम करती रही। साथ ही वो उसे बताता है कि सिंडी ने उससे कहा था कि वो चुपचाप उसकी एक खबरी के साथ मीटिंग की कुछ तस्वीरें भी ले, और सिंडी के कहने पर उसने सारी तस्वीरें क्लिक भी की थीं। इतना सब कुछ जानने के बाद जॉन उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे गले लगा लेता है। गले मिलते वक्त जॉन ने उसकी पॉकेट से एक फ्लैश ड्राइव निकाल ली थी। अब जॉन से मिलने के बाद जब फोटोग्राफर अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे उस गाड़ी में आग लग गई और फोटोग्राफर की मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही आसपास के कई सारे लोग घायल भी हो गए। इस हादसे से जॉन को वॉर की यादें आने लगी, लेकिन उस हलचल के बीच उसकी नजर उस औरत पर पड़ी जिसने पहले सिंडी को मारने की कोशिश की थी। वो बिना किसी देर किए उसके पीछे दौड़ पड़ा और जैसे ही उसने टर्न लिया, तब एक काले रंग की एसयूवी तेजी से उसके सामने आ गई और उसमें से बंदूकधारी अपने ऑटोमेटिक गन से उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जॉन काफी मुश्किल से उन गोलियों से बचता हुआ पास खड़ी गाड़ियों के पीछे छुपने लगा,
लेकिन अफसोस उस गोलीबारी में एक सिक्योरिटी गार्ड की भी जान चली जाती है। तब जॉन जल्दी से उस सिक्योरिटी गार्ड की गन उठाता है और जवाबी फायरिंग में कुछ हमलावरों को मार गिराता है, जबकि बाकी हमलावर भागने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर बाद जॉन रिडले के ऑफिस में जाकर हमले के बारे में उसे जानकारी देता है और साथ ही उन हमलावरों के हाथ पर बने अजीब से टैटूज का जिक्र भी करता है। उसे कहीं न कहीं शक था कि ये लोग जापानीज अंडरवर्ल्ड से हो सकते हैं। साथ ही जॉन उसे उस औरत के बारे में भी बताता है जिसका वो पीछा कर रहा था, वो भी एकदम जापानीज ही लग रही थी। तब वो उस फोटोग्राफर की फ्लैश ड्राइव में से एक फोटो निकालते हैं जिसमें सिंडी ने एक आदमी को नाइट क्लब के बाहर देखा था। उस फोटो को देखकर रिडली तुरंत उस लोकेशन को पहचान गया था और फिर वो जॉन को उसी क्लब में ले गया। क्लब के अंदर जॉन एक लो प्रोफाइल रखते हुए उस आदमी का पीछा करता है जिसे उन्होंने उस फोटो में देखा था। उसका पीछा करते हुए वो उस आदमी को बाथरूम तक ले आया। तब वो उस आदमी को पकड़कर उससे उन लोगों के बारे में पूछने लगता है जिन्होंने सिंडी पर हमला किया था। उस आदमी के हाथ में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे जो कि घबरा कर वो नीचे गिरा देता है। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ हाई प्रोफाइल क्लाइंट की जानकारी थी। तब जॉन उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उनके ठिकाने के बारे में पूछता है और कहीं न कहीं वो आदमी सिंडी पर हमला करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ था। अगले दिन जॉन और रिडली अपने नए टारगेट की तरफ बढ़ने लगे, एक शानदार विला जो अमीर और ताकतवर लोगों का खेल का मैदान था। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक और इलाके में सेंटो और उसकी यूनिट ड्रग तस्करों के खिलाफ एक क्रूर ऑपरेशन के लिए तैयार हो रही थी। सेंटो उन सबसे कहता है कि किसी पर भी रहम नहीं होगा और अपनी टीम को रास्ते में आने वाले सभी को खत्म करने का आदेश देता है। ऑपरेशन शुरू होने से पहले वो घुटने के बल बैठकर एक प्रार्थना करता है जो कि अपनी मानसिक शांति बनाने के लिए वो हमेशा से करता था। फेबुला में सेंटो की यूनिट पहुंचते ही वहाँ हलचल मचने लगी। फेबुला में हलचल मचने के कुछ ही पल बाद उसकी टीम उस इलाके में घुस जाती है और वहाँ पहुंचने पर वो कोई गिरफ्तारी नहीं करते, बस लाशें गिराते हैं। इधर जब जॉन विला में पहुंचता है तो उसकी मौजूदगी से वहाँ के लोगों में हड़कंप मच गया। तभी वहाँ पर मौजूद एक गार्ड उस लेडी को जॉन के बारे में इन्फॉर्म कर देता है जिसने सिंडी को मारने की कोशिश की थी। वो लेडी अपने गार्ड से कहती है कि किसी भी तरह की प्रक्रिया करके अपने बॉस हिरोमोटो को परेशान न करें। जिसके बाद जॉन को बालकनी में ले जाया गया जहाँ उसे एक वैन आती हुई दिखती है। उसमें से कुछ कम उम्र की लड़कियां बाहर निकल रही थीं। उस लड़की को देखकर जॉन को पहचानने में देर नहीं लगती क्योंकि उनमें से कुका की गायब हो चुकी बहन भी थी। तभी जॉन के पीछे खड़ा गार्ड उसे मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जॉन इतना आसान टारगेट नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गार्ड को कुछ ही पल में ढेर कर देता है, जिसके कुछ देर बाद वो धीरे धीरे छुपते हुए उन तस्करों का पीछा करने लगा। लेकिन उस पूरी जगह पर हथियारबंद लोग मौजूद थे। वहाँ पर जापानीज याकुजा भी मौजूद था, जैसा कि वो पहले ही फेबुला में देख चुका था। इधर सेंटो और उसकी टीम अभी भी फेबुला में ड्रग माफियाज को ठिकाने लगाने का काम कर रही थी। उस दौरान सेंटो का एक आदमी कुछ याकुजा को देखता है जो बच्चों को एक गाड़ी में बिठा रहे थे। वो बिना सोचे समझे उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इतने में ही सेंटो भी वहां आ गया। वहां पहुंचने पर सेंटो, जो हमेशा चालाकी से काम करता था, वो अपने ऑफिसर की बहादुरी की तारीफ करने लगा, लेकिन अगले ही पल में वो उसे शूट कर देता है और अब याकुजा बिल्कुल फ्री हो गए थे, जो देखकर ये समझ आ जाता है कि सेंटो पहले से ही उन याकुजा माफिया के लिए काम करता है और शायद कहीं न कहीं उसी ने ही सिंडी को घायल करके बीच पर फेंक दिया होगा। जिसके बाद सेंटो अपने बॉस को कॉल करता है और ये वही लड़की होती है जिसने सिंडी को मारने की कोशिश की थी। वो लड़की सेंटो को भरोसा दिलाती है कि उसका पैसा पोर्ट पर तैयार है। तब वो लड़की अपने बॉस हिरोमोटो को फोन करती है और उसे बताती है कि उसे एक दिक्कत आ रही है। एक अमेरिकन सोल्जर उनके आड़े आ रहा है और अब उसे खत्म करने का वक्त भी आ गया है। वो अपने बॉस से बात कर ही रही थी कि तभी वो नाइट क्लब वाला आदमी लीमा हिरोमोटो के सामने आ गया, जिससे जॉन ने डॉक्यूमेंट्स छीने थे। उस आदमी को ये तो मालूम हो गया था कि अपनी गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। तब हिरोमोटो गुस्से में आकर लीमा को अपनी कटाना से एक ही बार में खत्म कर देता है। इधर जॉन हिरोमोटो के इलाके में घुस चुका था और हिरोमोटो के आदमियों ने उसे पहचान भी लिया, लेकिन जॉन को उन सबसे निपटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो एक साथ 5 लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब जैसे ही वो उन्हें निपटाने वाला था कि तभी सेंटो और बरोरो बीच में आ गए। हालांकि उनका इरादा तो जॉन को निपटाने का था, क्योंकि वो याकुजा माफिया के बिजनेस में टांग अड़ा रहा था। तब सेंटो जॉन से ब्रीफकेस मांगता है और तभी गोलियों की आवाज सुनकर कैटरीना और उसका साथी भी वहां आ गया, जिससे सेंटो का सारा प्लान चौपट हो जाता है। जिसके बाद जॉन उन्हें उस कमरे में ले गया जहां किडनैप की गई लड़कियों को रखा गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखता है कि वहां एक भी लड़की नहीं है, क्योंकि वो लोग लड़कियों को पहले ही कहीं और ले गए थे। तब जॉन उन्हें उस ब्रीफकेस के बारे में बताता है जिसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिनसे वो किडनैपर्स को पकड़ सकते थे, और साथ ही उसमें किडनैप की गई लड़कियों के बारे में भी काफी जानकारी थी। सेंटो जॉन से कहता है कि वो ब्रीफकेस हमारे हवाले कर दे, जिस पर जॉन उसकी बात मानते हुए ब्रीफकेस सेंटो को देकर वहां से जाने लगा। बाहर जाते वक्त जॉन को ये समझ में आ जाता है कि सेंटो ये सब कुछ पहले से ही जानता था, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी लीमा का नाम मेंशन नहीं था। तब जॉन कैटरीना से कहता है कि वो तुरंत ही हॉस्पिटल में जाकर सिंडी की हालत चेक करे।
जबकि वो खुद सेंटो की गाड़ी में छुपकर याकुजा को पकड़ने के लिए निकल गया, क्योंकि सेंटो अपने पैसे लेने के लिए उसी पोर्ट पर जा रहा था जहां से याकुजा माफिया लड़कियों को दूसरी जगह ले जाने वाले थे। इधर सिंडी को मारने के लिए फिर से वही लड़की दोबारा आ गई थी, जिसने एक बार पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी। इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाती कि तभी कैटरीना वहां पहुंचकर उसे ठिकाने लगा देती है। इधर जॉन भी पोर्ट पर पहुंच चुका था, जहां वो देखता है कि सेंटो याकुजा के साथ खड़ा है और साथ ही वहां पर किडनैप की गई लड़कियों को एक कंटेनर में भरकर जापान ले जाया जा रहा था। जब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा तब वो रिडली को कॉल करके उस सब के बारे में रिपोर्ट करता है, लेकिन रिडली उसे चेतावनी देता है कि उसे अकेले ही उनसे नहीं भिड़ना चाहिए। लेकिन उसे पहले से ही पता था कि जॉन उसकी बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिडली को भी ये मालूम था कि वो कभी भी किसी की नहीं सुनता है। तब जॉन अपनी सारी मिलिट्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ मौजूद याकुजा को एक एक करके ठिकाने लगाने लगा और जल्द ही सेंटो भी उसके सामने आ जाता है। तब सेंटो उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसके ऊपर एक फोकलिफ्ट गिरा देता है, जिससे उसका पैर उसके नीचे फंस गया। तभी बरोरो धोखे से जॉन पर शूट कर देता है, लेकिन वो अपनी गन जॉन के सामने ज्यादा देर संभाल नहीं पाता और फिर वो जॉन को मारने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जॉन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जॉन अपनी ताकत और सही तरीके से लड़ते हुए बरोरो को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। लेकिन तभी सेंटो उस फोकलिफ्ट से बाहर निकलकर लड़ाई में शामिल हो गया, लेकिन दोनों मिलकर भी जॉन का बाल भी बांका नहीं कर पाते। और अब उस फाइट में एंटर होता है याकुजा बॉस हिरामोटो, जो अपने हाथ में कटाना लिए हुए था। काफी खूबसूरती से वो जॉन पर वार करने लगता है और जॉन का हाथ काट देता है, जिससे जॉन को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। अब ये लड़ाई थी 3 वर्सेस 1। तब सेंटो भी चाकू से वार करने लगता है, लेकिन जॉन पलटकर उसी चाकू को उसकी तरफ मोड़ देता है और उस चाकू को वो बरोरो के पैर में घुसा देता है और साथ ही उसे एक जोरदार घुसड़ मारता है, जिससे वो बेहोश हो गया। और उसके बाद सेंटो से निपटने के लिए उसकी गले की चेन निकालकर उसके सीने में धंसा दी और अब सिर्फ हिरामोटो बचता है। जॉन स्टील की पाइप उठाकर याकुजा बॉस की तलवार का सामना करने लगा। हिरामोटो उसकी टक्कर का था, इसलिए जॉन को उससे निपटने में थोड़ा टाइम लग रहा था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब जॉन ने हिरामोटो की तलवार को ही उसकी तरफ मोड़ दिया। अब उसे लग रहा था कि शायद हिरामोटो उसके कंट्रोल में आ गया है। तभी हिरामोटो अपनी छुपी हुई ब्लेड जॉन के पेट में घुसा देता है, जिससे जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और अपनी जिंदगी भर की ताकत लगाकर उसने हिरामोटो को तोड़ना शुरू कर दिया और तोड़ तोड़ कर उसकी ऐसी हालत करता है कि अब वो ठीक से वॉशरूम में भी नहीं बैठ सकता था। जिसके बाद वो सेंटो के पास जाता है, जो फिलहाल खून से लथपथ हो चुका था। वो जॉन को एक चाबी देता है जो उस ऑपरेशन से जुड़े हर भ्रष्ट अधिकारी के रिकॉर्ड को खोलने वाली थी, क्योंकि सेंटो को एहसास हो गया था कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका है। और साथ ही उससे कहता है कि उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं और बहुत से मासूम लोगों को भी मारा है, लेकिन सिंडी को मारने में उसका कोई हाथ नहीं था। वो सेंटो से बात कर ही रहा था कि तभी हिरामोटो वापस से जॉन पर अटैक करने के लिए उठा, लेकिन इस बार जॉन उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता और उस पर बेहिसाब गोलियों की बरसात कर देता है। इधर सेंटो की आखिरी सांसें चल रही थीं। जाने से पहले जॉन सेंटो के पास रहम खाकर एक बंदूक छोड़ देता है। अब रिडली और बाकी लोग भी वहां पहुंच गए थे। तब जॉन किडनैप हुए बच्चों को खुद से आजाद करता है। इधर सिंडी भी बच गई थी, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और साथ ही उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की खास जरूरत थी। अब अगले दिन रिडली जॉन से कहता है, मैं तुम्हारे सारे खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे लिए एक अंडर कवर ऑफिसर की तरह काम करना होगा और साथ ही मैं तुम्हें एक नई पहचान भी दूंगा। हालांकि रिडली को पहले से ही पता था कि उसे अपना पुराना नाम फैल्कन ही चाहिए है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये चैनल अभी नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और आपको ऐसी और एक्सप्लेन मूवीज देखनी है तो इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाओ, ताकि मैं आपके लिए जल्दी ही एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेन करके ले आऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।